पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारी, जिसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन जो हम गरीबी दूर करना चाहते थे, हमारा पहले ही गरीब देश था, अंग्रेजों ने कुछ अच्छी चीजें हमको दी लेकिन शोषण भी इस देश का बहुत किया। यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस कर दी थी। यहाँ की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, स्वयंपूर्ण अवस्था थी, पूरी तरह से तहस नहस हुई। हमने नया प्रगति का रास्ता चुना, क्योंकि यूरोप की प्रगति से पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत प्रभावित हुए थे और हमने बड़े यंत्र, बड़े कारखाने इस दिशा में जाना शुरू किया। 10-20 साल तक अगर ये यंत्रणा रहती और फिर से कृषि अर्थव्यवस्था को न्याय देने की बात होती, अगर चक्र फिर से जगह पर लाए जाते, तो शायद इस देश की अवस्था अलग होती। परिणाम ऐसा हुआ कि यहाँ की ग्रामीण व्यवस्था पूरी तरह से खत्म होते गई, किसान खत्म होते गया, औद्योगिक विकास बढ़ते गया और फिर देश में विषमता भी बढ़ते गई। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। शमशेर प्रजापति इनका सवाल है कि भारत के हर व्यक्ति को अच्छा न्याय मिले, योग्य न्याय मिले, इसलिए हमारे संविधान के अलावा दूसरी कोई यंत्रणा हो सकती है क्या? मैं राज्यशास्त्र का, पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ और अच्छा विद्यार्थी था, बहुत रुचि लेकर विषय को पढ़ता था और मेरा अध्ययन केवल मेरे कॉलेज के पढ़ाई तक सीमित नहीं रहा। पूरे दुनिया की जो सिस्टम्स होती है, राज्य व्यवस्था होती है, शासन व्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था होती है, अर्थशास्त्र भी मेरा विषय रहा है, इसका भी बहुत गहराई से अध्ययन किया था। इसलिए किया था कि हमको एक नया समाज बनाना था। तो नया आदर्श समाज क्या हो सकता है, इसके बारे में काफ़ी सोचा है, काफ़ी पढ़ा है, काफ़ी लोगों के साथ में, मित्रों के साथ में, बराबरी के मित्रों के साथ में, पढ़े लिखे बहुत अच्छे ढंग से इस विचारों को समझने वाले मित्रों के साथ में चर्चाएं की। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आज की हमारी जो सिस्टम है, उससे कोई बेहतर सिस्टम इस दुनिया में नहीं हो सकती है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से बेदाग है, उसमें परिवर्तन के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। लेकिन एक देश धर्मनिरपेक्ष कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चले, एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चले, सभी धर्मों के लोगों के लिए एक कानून हो, एक न्यायालय हो, एक ही प्रकार का जस्टिस हो, सबको चुनने का अधिकार हो, वोट देने का अधिकार हो, विचार व्यक्त करने का अधिकार हो और इसमें बहुत अच्छा ढंग से संतुलन बने। हमारे यहाँ 4 स्तंभ है, ऐसा हम हमेशा कहते हैं। एक है न्यायालय, दूसरा है प्रेस, तीसरी है हमारी पूरी शासन व्यवस्था और चौथी है पॉलिटिकल व्यवस्था। शासन व्यवस्था परमानेंट होती है, लेकिन वो पॉलिटिकल व्यवस्था के अंडर काम करती है। पॉलिटिकल व्यवस्था लोग चुनते हैं। न्याय व्यवस्था कायम होती है, लेकिन वो स्वतंत्र होती है, लेकिन वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को लांघ नहीं सकती है। प्रेस पूरी तरह से वैचारिक दृष्टि से स्वतंत्र होता है। जो भी एग्जिस्टिंग का कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिए है, उस दायरे में वो अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है और सब एक दूसरे पर अंकुश रख सकते हैं। अब रहा इसमें और एक 5वीं बात होती है कि देश की अर्थव्यवस्था न्याय देने योग्य होनी चाहिए। इसके बारे में अलग अलग मतांतर हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र, ये लोकतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चले, एक पॉलिटिकल व्यवस्था, एक शासन व्यवस्था, एक न्याय व्यवस्था और स्वतंत्र प्रेस, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकते। देश की अर्थव्यवस्था कैसी हो जिसमें सबको समानता मिले, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्य ही है। कॉन्स्टिट्यूशन पूरी की पूरी बाबा साहब आम्बेडकर जी जिसके अध्यक्ष रहे कॉन्स्टिट्यूशन समिति के, वो कॉन्स्टिट्यूशन 4 मूल्यों के आधार पर खड़ी है। इक्वेलिटी, समानता, फ्रैटर्निटी, बंधुता, लिबर्टी, स्वतंत्रता और जस्टिस, न्याय, ये 4 मूल्यों के आधार पर खड़ी है। ये 4 मूल्यों में कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है। जब हम समानता की बात करते हैं तो समानता की बात में आर्थिक समानता भी आती है, पॉलिटिकल समानता भी आती है। पॉलिटिकल समानता तो हम दे पाए हैं, एग्जीक्यूट हो रही है, प्रैक्टिकली नहीं हो रही है, इसके बारे में चर्चा हो सकती है, लेकिन लीगली हमने तो पॉलिटिकल समानता दी ही है। आर्थिक समानता के बारे में उस दिशा में हमको प्रवास करना था और इसीलिए शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारी, जिसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं और इसीलिए इस देश की इस ढंग से नींव बढ़ी। लेकिन जो हम गरीबी दूर करना चाहते थे, हमारा पहले ही गरीब देश था, अंग्रेजों ने कुछ अच्छी चीज़ें हमको दी लेकिन शोषण भी इस देश का बहुत किया।
यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस कर दी थी। नई अर्थव्यवस्था इस देश में हमें शुरू करनी थी। बहुत बड़े चैलेंजेस थे सामने। यहाँ की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, स्वयं पूर्णावस्था थी, पूरी तरह से तहस नहस हुई। उसको अगर मजबूत करना है तो हमको अलग रास्ते से जाना पड़ता था। हमने नया प्रगति का रास्ता चुना, क्योंकि यूरोप की प्रगति से पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत प्रभावित हुए थे और हमने बड़े यंत्र, बड़े कारखाने इस दिशा में जाना शुरू किया। अब पैसा आएगा कहाँ से? पैसा तो आसमान से निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ से हजारों सालों से अर्थव्यवस्था चली आई है, जिसको हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था कहते हैं, कृषि अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस कृषि का पैसा लो, वो औद्योगिक क्षेत्र में डालो, औद्योगिक क्षेत्र को ज़्यादा नफा दो, ताकि औद्योगिक क्षेत्र का ज़्यादा अच्छे ढंग से विकास होगा। ये यंत्रणा को हमने स्वीकार किया। 10-20 साल तक अगर ये यंत्रणा रहती और फिर से कृषि अर्थव्यवस्था को न्याय देने की बात होती, अगर चक्र फिर से जगह पर लाए जाते, तो शायद इस देश की अवस्था अलग होती। परिणाम ऐसा हुआ कि यहाँ की ग्रामीण व्यवस्था पूरी तरह से खत्म होती गई, किसान खत्म होते गया, औद्योगिक विकास बढ़ते गया और फिर देश में विषमता भी बढ़ते गई। यानी अर्थव्यवस्था की समानता की ओर हम नहीं जा पाए। और फिर उसके बाद में तो हमने समाजवाद भी छोड़ दिया और आज खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारी। और अभी की जो सरकार है, इस सरकार ने तो इस देश के कैपिटलिस्ट की पूंजी बढ़ाने का ही केवल काम किया है। गरीबों की गरीबी बढ़ते गई है। तो उस भलती दिशा में हम जा रहे हैं। अब आपका सवाल है कि आम इंसान को न्याय देना है तो ये व्यवस्था के अलावा कोई व्यवस्था है क्या? हमको इसी व्यवस्था में जवाब ढूंढ, ये 4 चीजें कायम रहकर, लोकतंत्र, न्याय व्यवस्था जो स्वतंत्र हो, शासन व्यवस्था, पॉलिटिकल व्यवस्था और प्रेस, ये सब कायम रखकर, अब लोकतंत्र के ये हिस्से होने के कारण उसको मैं स्वतंत्र नहीं गिन रहा हूं, 4 ही बातें कह रहा हूं। ये 4 बातें कायम रखकर हमको, हर व्यक्ति को अगर न्याय देना है तो हमको अर्थव्यवस्था हमारे देश की बदलनी पड़ेगी और ये इसी सिस्टम के जरिए बदलनी पड़ेगी। अब इस सिस्टम के जरिए कैसे बदली जा सकती है, सवाल है। क्योंकि इस सिस्टम को प्रभावित करने की क्षमता तो कैपिटलिस्ट के पास होती है। बिल्कुल सही बात है। जाने अनजाने में हमारे पॉलिटिकल लीडर्स और पूरी की पूरी व्यवस्था ये कैपिटलिस्ट के लिए काम करना शुरू करती है, क्योंकि काम करने वाले आखिरी में तो इंसान होते हैं। वो फायदे से प्रभावित होते हैं और कैपिटलिस्ट में इन लोगों को खरीदने की क्षमता होती है। तो ये अर्थव्यवस्था को, हम सबको न्याय देने वाली अर्थव्यवस्था कैसे बनाए? ये तब संभव है जिन पर अन्याय होता है वो जाग जाए। और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण वो शासन करने वाले लोगों को मजबूर कर सकते हैं। ये जब जागृति आएगी तो तब शायद ये जिस बात में हम अधूरे बचे हैं, अर्थ के क्षेत्र में समानता लाने की दिशा में प्रयास करना, उस दिशा में हमारे प्रयास शुरू हो गए। उसमें से किसानों को भी न्याय मिलेगा। इसलिए इस यंत्रणा में, जो आज की हमारी यंत्रणा है, उस व्यवस्था में कितनी भी खामियां हो तो भी इससे और ज़्यादा सुंदर व्यवस्था दूसरी नहीं है। हमें इसी दायरे में सुधार सोचने पड़ेंगे, बदलाव सोचने पड़ेंगे, उस दिशा में जाना पड़ेगा। डिक्टेटरशिप लाकर ये सवाल कभी हल होने वाले नहीं हैं। राम राज्य वगैरह लाकर भी सवाल हल होने वाले नहीं हैं, क्योंकि राम राजा एक बन गया कि वो कहाँ तक ईमानदार रहेगा ये उस पर निर्भर होता है। और उसी का अगर राज चलेगा तो वो लोगों के लिए कितना राज करेगा और बाद में खुद के लिए कितना राज शुरू करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के अलावा कितनी भी खामियां हो तो भी हमारे पास दूसरा कोई भी अच्छा पर्याय नहीं हो सकता है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।